हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है आपके पास रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो हम एक वेक्टर को रिजॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, या रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है अपने आप में। अगर आप एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देते हो तो जो उन सब का रिजल्टेंट इफेक्ट होता है वही उस वेक्टर का इफेक्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब देखिएगा कि एक वेक्टर को रिजॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से हम एक वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रेक्टेंगुलर आपके पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको 2D में बताऊंगा, तो उसी के सिमिलर आप क्या 3D में भी निकाल सकते हो। ठीक है, 2 डायमेंशन के लिए तो नॉर्मली मैंने कह दिया कि 2 डायमेंशन 2D का केस चल रहा है। कोई एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर क्या है जी, मैंने कह दिया कि कोई ए वेक्टर है हमारे पास ये। ठीक है, अब इस ए वेक्टर के लिए मेरे को 2D ड्रॉ करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ax। मैंने कहा x एक्सिस के अलोंग, सपोज इसका एक कंपोनेंट क्या है हमारे पास ax है, और ay के अलोंग मैंने कहा y एक्सिस के अलोंग ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ हमारे पास जो कंपोनेंट है इसका ay है। मतलब a को आप क्या कर सकते हो, ax और ay में रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, अब मैंने कह दिया कि a और ax के बीच का एंगल क्या है आपके पास, थीटा है। तो आप a वेक्टर को देखो, यहाँ पे बात ये है कि आप a वेक्टर को ax और ay में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आपने क्या कह दिया, आपने सपोज ये वाली लाइन यहाँ से इस पॉइंट को मिला दिया और यहाँ से इस पॉइंट को मिला दिया, इसे आपने कह दिया ये O है, और आपने कह दिया कि ये हमारे पास सपोज PQR 3 पॉइंट हमने कंसीडर कर दिए। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल OQR में, अगर ये एंगल थीटा है तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, ये एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि इसमें आपके पास cos थीटा, ट्रायंगल AOQR में cos थीटा अगर आप निकालोगे तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा भैया, cos थीटा आ जाएगा आपके पास बेस अपॉन, मतलब OR अपॉन OQ, OR अपॉन OQ। OR क्या है भैया आपके पास, AX है, और आप क्या कह सकते हो, ये क्या है आपके पास OQ, OQ आपके पास A है। ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब यहां से आपने क्या कह दिया कि AX इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, A cos थीटा। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, इस ऊपर वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया। अब कौन सा ट्रायंगल है आपके पास, OQP में आपने क्या कर दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास भैया, ये एंगल है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन OP ओवर OQ। समझ रहे हैं आप लोग, OP क्या है आपके पास AY और OQ क्या है आपके पास A। तो आप AY इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, A साइन थीटा। इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, इसे मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो, आपके पास आ जाएगा, आपने क्या कर दिया कि इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर किया, फिर प्लस इसमें सेकंड का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो फर्स्ट का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास ax स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपने क्या कर दिया, a स्क्वायर कॉमन ले लिया है, आप a स्क्वायर आपने कॉमन लिया है, ये 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये हो गया आपके पास ax स्क्वायर ay
स्क्वायर, यहाँ से a इज इक्वल टू आपके पास आ चुका है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये तो था आपके पास किसके लिए, 2 डायमेंशन के लिए। अगर मैं बात करता हूँ 3D की, ठीक है, तो 3D में यही a क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, ax, ay एंड az। तो आप क्या कह सकते हो, ये बन जाएगा ax स्क्वायर, ay स्क्वायर, az स्क्वायर। लेकिन साथ ही साथ अब आपके पास एक और सवाल उठता है कि अगर हम इस वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये वेक्टर अपने आप में क्या होता है। देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ यूनिट वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया, अलोंग, ये फिक्स है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप से डिनोट किया जाता है। बाहर तो नहीं जा रहा है ये, नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इसने क्या कह दिया कि अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में होता है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है जे कैप। और अलोंग जेड एक्सिस में होता है आपके पास के कैप। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि अगर मैं किसी वेक्टर a को किस तरीके से लिख रहा हूं, ax i कैप प्लस ay j कैप, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये इस वेक्टर के कंपोनेंट कौन कौन डायरेक्शन में है आपके पास, एक तो x वाले में और दूसरा y वाले में। ये तो था आपके पास किसके लिए, 2D के लिए। अगर मैं 3D की बात करता हूं तो यही वेक्टर क्या हो जाता है आपके पास, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी एक वेक्टर को 3 कंपोनेंट में इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ a, अगर मैं 2D की बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जा रहा है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अगर मैं 3D की बात कर रहा हूं तो मॉड ऑफ a क्या हो जाता है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपके पास यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाल सकते हैं अगर आपके पास कंपोनेंट्स रिजॉल्व हैं, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आपको आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास क्या है, किसी पर्टिकुलर ए वेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए वेक्टर के लिए ax ay az आपके पास कंपोनेंट्स हो गए क्या, जो हमने रिजॉल्व किए थे किसके अलोंग, x y और z एक्सेस के अलोंग, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो i j k आपके पास क्या होगी, यूनिट वेक्टर्स होगी किसके अलोंग, x y एंड z एक्सेस के। तो आप किसी एक वेक्टर को, वेक्टर a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी चीज आपके पास क्या आती है, दूसरी चीज ये आती है कि मॉड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ के कैप, हमेशा क्या होता है, 1। जैसे कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है आपके पास, 1 होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको क्या करना हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी शो करना हो और वेक्टर की डायरेक्शन भी शो करनी हो, तो आप किस तरीके से कह सकते हो कि आप एक वेक्टर के लिए, अगर आपके पास किसी वेक्टर का, मैंने क्या कह दिया कि इस वेक्टर के लिए मैं ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, ठीक है जी। तो आप क्या कह सकते हैं कि ए कैप को अगर मेरे को कैलकुलेट करना होगा यूनिट वेक्टर को, तो हम कैसे कर सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब आपने अभी दिया तो था कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है किसी एक वेक्टर का, मॉड ऑफ ए वेक्टर अगर मैं बताऊं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ये हो गया आपके पास और वेक्टर आपके पास ये हो गया।
तो आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना हो, अगर आपके पास वेक्टर का स्पेसिफिकेशन किन टर्म्स में हो, आई जे के टर्म्स में हो, तो आप इस तरीके से उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं कि आपके पास आ जाएगा ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप ओवर आपके पास मॉड ऑफ ए हो जाएगा। मॉड ऑफ ए क्या होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर का डिटर्मिनेशन कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ठीक है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो क्वेश्चंस का जब आप कहोगे कि आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको क्वेश्चंस करवाने या नहीं करवाने, तो मैं उसी बेसिस पर क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं प्रोडक्ट समझाऊंगा कि वेक्टर्स का प्रोडक्ट किस तरीके से होता है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।